नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो हम देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से हुआ। थर्ड हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कुछ जानेंगे और बाद में देखेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। किसी भी कंट्री के प्रति लॉयल्टी और डिवोशन को हम नेशनलिज्म कहेंगे। वर्ल्ड वॉर के वन के दौरान 1914 में इंडिया जो था ब्रिटिश के अंडर में था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स रिक्रूटमेंट चल रहा था और इसकी वजह से जितना भी डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो इंडिया पे आ गया था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ जो थी उनको बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इंडिया में उसी दौरान 1918 टू 1921 में इंडिया में क्रॉप फेलियर्स हो गए और इसकी वजह से पूरे कंट्री में एक फूड क्राइसिस आ गई। इंडियंस को लगा कि भाई कंडीशन वॉर के बाद ठीक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 4 चीज़ें देख लीजिए। इनकम टैक्स बढ़ा दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज़ भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और इंडिया में 1918 से 1920 के दौरान क्या हुआ है, क्रॉप फेल हो गए हैं और इसकी वजह से पूरे इंडिया में एक फूड क्राइसिस आ गए हैं। 4 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है। हम बात करते हैं, हमारे कंट्री में एक बंदे आए थे, उनका नाम था गांधी जी। गांधी जी एक चीज़ लेके आए थे, इसको हम सब जानते हैं, उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह उनका कहना था कि अगर आपका कॉज ट्रू है तो आपका स्ट्रगल जो है इंजस्टिस के खिलाफ है तो वहाँ फिजिकल फोर्स यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये डेफिनेशन भी है सत्याग्रह की। 3 सत्याग्रह उन्होंने किए थे 1916 में चंपारण में, जहाँ प्लांटेशन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी वहाँ गए थे। फिर था 1917 का सत्याग्रह था जो खेड़ा में था, वहाँ पर पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गए थे। और 1918 का सत्याग्रह अहमदाबाद में था, जो कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी वहाँ गए थे। ये तीनों सत्याग्रह की वजह से गांधी जी का नाम काफ़ी अच्छा इंडिया में हो चुका था। ब्रिटिश ने इंडियंस को दबाने के लिए एक रॉल एक्ट नाम का एक्ट लाए थे एंड दैट केम इन 1919। इसमें क्या पावर थी, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो इंडिया में थी उसको इतनी पावर दे दी थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सके और जो भी डिटेंशन कर सके पॉलिटिकल प्रिजनर्स का 2 साल के लिए बिना ट्रायल के। इसका अपोज हमने काफ़ी लेवल पे किया। इसमें से हमारे पास एक एक्टिविटी आती है जो है जलियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ बहुत सारे लोग जो थे बैसाखी बनाने के लिए वहाँ जमा हुए थे और वहीं पर जो डायर और उनके सिपाही जो थे वो वहाँ आ गए और उन्होंने तकरीबन सभी लोगों को शूट कर दिया। वहाँ तकरीबन इंडियन डेटा के हिसाब से 2900 लोग मारे गए। अब इसका रिप्रेशन क्या हुआ कि जैसे ही न्यूज़ फैली तो बहुत जगह पे स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए, पुलिस पे बहुत सारे अटैक्स हुए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी काफ़ी सारे अटैक नॉर्मल पब्लिक ने किए। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ कम नहीं था, उसने भी बहुत ब्रूटल रिप्रेशन यहाँ किया है। सत्याग्रही जो थे उनको बहुत ही फोर्सफुली चीज़ों पे बहुत ही बेइज्जती की गई, नाक रगड़ के जाने के लिए कहा गया, साहिब बोल के सैल्यूट करने के लिए उनको बोला जाता था। और जो जितने लोग थे काफ़ी लोगों को पिटाई भी हुई और विलेजेस जो थे उनमें बॉम्बिंग भी हो गई। गांधी जी ने जब इतना वायलेंस देखा तो गांधी जी ने ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। बट गांधी जी इस चीज़ से बड़े दुखी थे कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में इस मूवमेंट के लिए नहीं आए हैं। इसका ऑप्शन उन्हें कहाँ मिला, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में मिला। अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर 1 में खिलाफत मूवमेंट मतलब टर्की के जो खलीफ थे वो हार चुके थे, उसकी वजह से जो 2 भाई थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये गांधी जी के पास आए और इन्होंने मुंबई में खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी मार्च 1919 में, उन्हीं टर्की के खलीफ्स को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे कि गांधी जी ने कन्विंस किया है कांग्रेस को कि हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं खिलाफत मूवमेंट को और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, दोनों को ज्वाइन करके एक कैंपेन चालू करते हैं। और ये चीज़ गांधी जी को सक्सेस मिला। एक कांग्रेस के सेशन में, जो सेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 को, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था। अब आप देखते हैं कि इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो हर एक के अपने अपने स्टैंड्स हुआ करते थे। तो हम 4 स्टैंड देखने वाले हैं कहाँ कहाँ ये मूवमेंट चली है। सबसे पहले मूवमेंट देखते हैं, द मूवमेंट इन टाउन में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास की तरफ से। मिडिल क्लास ने इसको काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब मिडिल क्लास में आ कौन रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और लॉयर्स हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, टीचर्स ने अपने जॉब और लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी और इस मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। काफ़ी बढ़िया बात थी। काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, उनको भी बहुत सारे पॉलिटिशियन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है। फॉरेन गुड्स को लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है और जो दारू की दुकान होती थी, लिकर शॉप्स, उनमें लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। ये सब कुछ टाउन में हो रहा है अभी। अब हम देखेंगे जो मूवमेंट है कंट्री साइड में। कंट्री साइड मतलब यहाँ होगा गाँव में। यहाँ 2 मूवमेंट हुई है।
एक पहली है अवध की, दूसरा है गुदाम हिल्स की। तो हम अवध की बात करते हैं पहले। अवध में जो पीजेंट्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए एक लीडर थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने अवध में लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स इनके बीच में, इनके अपोज में ये मूवमेंट चालू की और 1920 में औध किसान सभा का एक सेटअप बना, एक संगठन बना जिसके हेड बने जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ये हो गया अवध की कहानी। अब आते हैं हम लोग अल्लूरी सीताराम राजू के पास। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू एक बहुत बड़ा नाम था जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ रखी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे पुलिस वालों की पिटाई भी कर दिया करते थे, मर्डर भी कर देते थे। ये गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोवर थे और इन्होंने अल्कोहल को प्रोहिबिट करने के लिए सपोर्ट किया, बट वायलेंस के लिए ये उनके सपोर्टर नहीं थे। बट वो 1924 में पकड़े गए और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। स्वराज की हम बात करेंगे अब प्लांटेशन में। प्लांटेशन मतलब आसाम की बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से स्वराज मतलब वो मूव कर सकें फ्रीली। एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था, उसको ये लोग अपोज करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने एरिया को छोड़ दिया कि भाई गांधी जी ने बोला है कि स्वराज है, और अपने गांव के लिए निकल गए। बट रेलवे और स्टीमर्स की स्ट्राइक की वजह से ये भी वहाँ फंस चुके थे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होगा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। फरवरी 1922 में चौरा चौरी में ये देखा गया कि वहाँ पे कुछ वायलेंस हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने जब ये वायलेंस देखा तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, विड्रॉ कर लिया। ये 4-5 साल कुछ नहीं हुआ, बट 1926 to 28 सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई, उसका नाम था स्वराज पार्टी। और जो नए लीडर्स आ रहे थे उस समय पे वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने हमेशा बार बार रेडिकल मास एजिटेशन के थ्रू बताने की कोशिश की कि उन्हें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात करने वाले हैं 1922 से लेके 1930 तक, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो कोलैप्स हो रहे थे और एग्रीकल्चर गुड्स बिल्कुल बुरी तरह से गिर चुके थे। एक्सपोर्ट तो खत्म ही हो गया था। उसी दौरान 1928 में साइमन कमीशन को भी इंडिया भेजा गया टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा। ये आई क्यों थी, इंडिया के अंदर जो भी कुछ चेंजेस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहिए, उस चीज़ के लिए कमीशन को इंडिया भेजा गया था। इसको काफ़ी अपोज किया गया। लाला लाजपत राय की यहाँ डेथ भी हुई थी लाहौर में 1928 में। कांग्रेस ने इस चीज़ को अपोज किया। अपोज करने का एक रीज़न बहुत बड़ा ये था कि इस कमेटी में एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और इसलिए कांग्रेस ने इसको अपोज किया था। 1929 में नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सेशन जो कि लाहौर में हुआ था, और उन्होंने वहाँ पर एक मुद्दा पारित किया कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वहाँ पहले डोमिनेंस का कुछ सिस्टम चल रहा था, वो उन्होंने मना कर दिया। गांधी जी को लगा भी इसके सपोर्ट में हमें कुछ करना चाहिए, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया और सॉल्ट को एक बहुत ही अच्छा सिस्टम पकड़ा कि हाँ भाई जो सॉल्ट जो है वो जितने भी हमारे पास सोसाइटी हैं वो उसको बराबर कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने सॉल्ट को एक पॉइंट लिया और उसी के हिसाब से एक सॉल्ट मार्च निकाला, जिसका 2 नाम है, सॉल्ट मार्च भी है, दांडी मार्च भी है। ये स्टार्ट हुआ मार्च 12, 1930 को। 240 माइल्स उन्होंने कवर किया 24 डेज में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे हैं और वहाँ पर वो उस विलेज में जाके गुजरात में उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। किस तरह से तोड़ा? बाय बॉइलिंग वाटर एंड द मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। और यहाँ हम कह सकते हैं दिस वाज बिगिन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे चला, किस तरह से ये बढ़ी, किस तरह से रुकी, फिर चालू हुई। हम ये प्रोसेस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन से काफ़ी डिफरेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ हम सिर्फ रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं बट लॉ को तोड़ने की बात भी कर रहे हैं। जो कॉलोनियल लॉज थे उनकी हम बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया है, टैक्सेस को पेमेंट करने का मना कर दिया है और फॉरेस्ट लॉ को तो हम बिल्कुल नकार ही दे रहे थे कि हमारे लिए है ही नहीं। और यहीं पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो भी इंडियंस की सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई और जितने भी लीडर्स थे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जिसमें मेन जो लीडर्स हुआ करते थे उस समय वो थे गांधी जी, नेहरू जी, इन सब को अरेस्ट कर लिया गया। और फिर उसके बाद में उस समय जो इरविन नाम के बंदे थे जो इंडिया के वाइसराय हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी के सामने एक चीज़ रखी कि आप क्या करो, लंदन जाओ और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो। तो इस जो मुद्दे पे गांधी जी ने साइन किया, इसको बोला गया गांधी इरविन पैक्ट। और यहाँ इरविन ने एक पॉइंट रखा था कि आप वहाँ जाओ तो मैं आपके लोगों को छोड़ दूंगा, और इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी एक बार कॉल ऑफ कर दिया था। और ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने इस चीज़ को हाँ बोला और दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए, बट वहाँ से खुश होकर नहीं लौटे हैं। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहला जाती है और रिटर्न डिसअपॉइंटेड यहाँ पे वर्ड है, देख लीजिए। गांधी जी वापस आके उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया। ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा चला 1934 तक, बट धीरे धीरे इसकी मोमेंटम
कम हो गई, उसके पीछे के रीजंस हम लोग अगले 2 स्लाइड में देखने वाले हैं कि पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा। अब पार्टिसिपेंट कौन कौन है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहले थे रिच पीजेंट्स जो कि गुजरात और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनका ये कहना था कि हमें रेवेन्यू जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वो कम हो जाए, और ब्रिटिश ये इसको रिफ्यूज़ कर रही थी करने के लिए। तो उन्होंने पहली बार जब मूवमेंट हुई थी 1930 में इसको ज्वाइन किया था, बट जब पहली बार गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था तब कोई भी इसमें रिवाइज रेट नहीं आई थी रेवेन्यू रेट की, तो उन्होंने सेकेंड टाइम इसमें अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिया। नेक्स्ट आता है पुअर पीजेंट्स की। पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि जो रेंट लेते हैं लैंड पे उसको रेमिट कर दिया जाए, और इसको कांग्रेस जो थी वो अनविलिंगली सपोर्ट नहीं कर रही थी नो रेंट कैंपेन को, कि वो सोचते थे कि कहीं हमारे जो साथी हैं रिच पीजेंट्स है और लैंडलॉर्ड जो हैं ये दुखी ना हो जाए या फिर हमसे खफा ना हो जाए। थर्ड क्लास आता है यहाँ पर बिजनेस क्लास। वॉर होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड होने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, लेकिन वो चाहते थे कि प्रॉफिट हमारा कंटिन्यू प्रोटेक्टेड रहे, और इसके लिए वो फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट जो इंडिया में होता था उसके लिए कुछ चाहते थे, और ये वो कुछ हुआ भी नहीं गांधी जी से, और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ गई और बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्टर्ब हो रहा था, और सोशलिज्म का इंडिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उस समय पे, और इंडिया में कांग्रेस जो थी, यंग कांग्रेस जो लीडर्स थे उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, इसलिए बिजनेस क्लास ने भी इस मूवमेंट को आगे जाने का सपोर्ट नहीं किया। फोर्थ है वुमेन का पार्टिसिपेशन तो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने हर एक मार्च में, हर एक सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो या फॉरेन क्लोथ्स या फिर लिकर शॉप्स को पिकेट करने का काम क्यों ना हो, बहुत ही बढ़िया लेवल पे अपना योगदान दिया था। बट कांग्रेस ने कभी भी उनको कोई एक अच्छी पोजीशन वुमेन को कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी नहीं दी। अब ये तो होगी प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या लिमिटेशन भी आई। तो हमारे पास दो लोग ऐसे थे, जैसे कि पहले थे हमारे पास में जो दलित्स या फिर अनटचेबल्स, और दूसरे थे मुस्लिम्स। उन्होंने इसमें ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं करने के पीछे ये था कि उनको रिजर्वेशन सीट चाहिए थी और सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए थे, और इसी वजह से देयर वाज अ क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर जी। इन दोनों के बीच में ये एक्टिविटीज़ मतलब हम कह सकते हैं क्लैश चल रहा था। पूना पैक्ट साइन किया गया जहां गांधी जी ने उनको रिजर्वेशन में सीट दे दी बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया, प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल काउंसिल्स के बीच में। और अब हम आते हैं हमारे लीडर्स जो थे मुस्लिम लीग के, जो थे जिन्ना, वो भी चाहते थे कि मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्वेशन मिले, बट वहाँ नहीं मिला, और इसीलिए मुस्लिम्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस में इतना खुल के पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारा लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। 3 पॉइंट है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है, इंडिया हमारा एक है, इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले जो हुआ वो हमारे एक्सपीरियंस से हुआ, जब हमने सब ने मिल के यूनाइटेडली स्ट्रगल किया अगेंस्ट ब्रिटिश। हमारा हिस्ट्री था, हमारा फिक्शन था, फोकलोर्स थे, सॉन्ग्स थे, पॉपुलर प्रिंट्स थे, सिंबल्स थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेशनलिज्म इंडिया में ग्रो करने के लिए। गांधी जी का योगदान देखिए, 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था, और इसमें ट्राई कलर थे और बीच में स्पिनिंग व्हील था। आज के लिए इतना ही है। आप प्लीज़ शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको जहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ लगे आप हमें कमेंट में बताते रहिए। आपको ये चैप्टर जो था हमने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।